हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ईपीएफओ क्लास 101 में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक ज्वाइन कर चुके हैं। मैंने 2 मिनट वेट कर लिया है, एक आध मिनट और वेट करूँगी। लेट देम ज्वाइन। बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड ओके समथिंग। गुड आफ्टरनून डियर। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग। कुछ चीज़ों को हम समझते हैं सबसे पहले। और मेरा पढ़ाने का तरीका बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स रहेगा। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्सेस। देखिए, होता यह है कि क्लास रिकॉर्डिंग पे रहती है, सो इसीलिए मैं आपसे कहूँगी जो भी आपको बात, क्वेश्चंस, जो भी डाउट्स हो, काइंडली आस्क मी इन द मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। फाइन। वैकेंसी आउट हो चुकी है, आप सभी तैयारियों में लग चुके होंगे। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस जो है थोड़ा रैंडम है बट इम्पैक्टफुल है। थोड़ा सा उसमें चीज़ें हैं ऐसी जो कि आपको ध्यान भी रखने की ज़रूरत है, और एक छोटी सी गलती से काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके स्लिप हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। एज यू ऑल नो, इस ईपीएफओ में नेगेटिव मार्किंग इजीली है। 1/3 जो है 0.83 आई गेस उसमें मार्किंग सिस्टम है आपका नेगेटिव मार्किंग का। फाइन, लेट मी शेयर माई सिलेबस विद यू। सिलेबस शेयर करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी से ये जानना चाहूँगी कि जनरल इंग्लिश के किस पार्ट में, जो सिलेबस वाइज अभी मैं आपको डिस्कस करूँगी, कौन सा आपका मेजरली इशूड पार्ट है कि जिसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन विद यू। फाइन, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इज़ इट विजिबल टू यू ऑल? सभी को ये विजिबल है कि नहीं? Yes, ma'am, it is visible. ओके, इट इज़ विजिबल। काइंडली इफ़ यू आई आस्क एनीथिंग, मैं आप सभी को पूछती हूँ या कुछ बताना होता है, उसका रिप्लाई प्लीज़ मैसेज बॉक्स में करिएगा। ठीक है, चलिए फाइन। ओके, अब मैं इसके सिलेबस की बात कर लेती हूँ। जनरल सिलेबस इंग्लिश के सिलेबस की बात कर लेती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है कुछ लोगों के लिए जिनके इंग्लिश आउट ऑफ टच रही है, और कुछ लोगों के लिए बहुत सिंपल भी होगा, लेकिन फिर भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ये ही मैंने काफ़ी सारे बैचेस में देखा है। स्टूडेंट्स की कंप्लेंट आते हो कि मैम पता होते हुए भी हमसे मिस्टेक हो रही है, हम क्या करें। मैंने कहा फिर तो मैंने कहा अब तो मैजिक का इस्तेमाल ही करना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं ईपीएफओ की, तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट आएगा, सेंटेंस कॉम्प्लीशन या पैरा कॉम्प्लीशन है, सॉरी ये एक टाइपो हो गया है, जस्ट अ सेकंड, इट्स अ पैरा कॉम्प्लीशन। ठीक है, क्लोज टेस्ट आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, पैरा जंबल्स रहेंगे, फ्रेजेस एंड इडियम्स रहेंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार पार्ट रहता है, बच्चों को कई बार प्रॉब्लम होता है। कैन आई सी दिस क्लास स्टूडेंट का क्या? येस, रिकॉर्डेड वर्जन बेटा आपको प्रोवाइड हो जाएगा। क्लास रिकॉर्डिंग होती रहती है, आपको रिकॉर्डिंग वर्जन मोस्टली अब लाइक विद इन अ डे और 2 आपको मिल जाएगा रिकॉर्डिंग वर्जन, डोंट वरी। स्पेलिंग्स आएंगी एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स रहेंगे। देखिए, मेरे पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, मैं आपको ये बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम हमारा टॉपिक रहेगा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक रहता है, मगर स्टूडेंट्स इसमें भी गलती कर जाते हैं। ठीक है, इसके साथ हर टॉपिक के साथ हमारा जो लास्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस है, दैट इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये साथ में चलेगा हर क्लास में। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस ज़्यादा होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए आपको ज़्यादा वर्ड्स जानने की ज़रूरत होती है, और मेरा काम है आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स आपके अंदर फीड कर पाऊँ। ठीक है, मैं उनके सिनोनिम्स या मीनिंग आपको बताऊँगी, एंटोनिम्स आपको खुद सर्च करके इंस्टेंटली मुझे क्लास टाइमिंग में ही बताने होंगे। फाइन, सो आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से। फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी हमारी। नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, हम बात करते हैं जब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जैसे टॉपिक की, बहुत सिंपल सा टॉपिक होता है ये कि भाई एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है, पढ़ा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम आंसर में श्योरिटी नहीं रखते हैं, और श्योरिटी ना रखने की वजह से हम एक बार आंसर को लिखने या मार्क करने के बाद क्या करते हैं, वापस क्वेश्चन पे जाते हैं और उसको वापस पैराग्राफ पे जाते हैं, पैसेज पे जाते हैं और उसको रीड करते हैं, फिर से पढ़ते हैं। यहाँ हमारा 2 चीज़ का लॉस होता है। पहला तो आपका आंसर अनश्योर हो जाता है, और दूसरा आपका टाइम वेस्ट होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो हमारा पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट पार्ट होने की वजह से उसमें टाइम कंजम्पशन बहुत कम होना चाहिए। आपने एक बार पढ़ा,
जो भी आपके हाथ में पॉइंट ऑफ व्यू में जो भी ना पेन पेंसिल जो भी आपके हाथ में रहता है उसको फटाफट आपने अपने हिसाब से मार्क आउट कर लिया अपने दिमाग में कि भाई ये पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस पैराग्राफ में, तो क्वेश्चन जो है उनसे रिलेटेड ही होने चाहिए। या आप एक और पैटर्न यूज़ कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। आप पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए एक बार, तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपका दिमाग जो है अपने आप उसको कॉम्प्रिहेंड कर लेगा कि भाई इसका आंसर तो ये रहा। तो एक ये भी वे होता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है वोकैब का कि भाई समझ में नहीं आ रहा है वर्ड क्या है। देखिए अब मैं ये तो आपसे नहीं कह सकती हूँ कि सारे ही वर्ड की नॉलेज आपको हो जाएगी, है ना, बट इतना हम कर सकते हैं कि जब हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स करेंगे मोस्टली वर्ड्स आपको पता चल जाएंगे। बट कभी भी ऐसे वर्ड्स जब पैसेज में फंस जाएं तो उसका इन्फ्रेंस निकाला कीजिए, उसको समझा कीजिए विद द मीनिंग ऑफ द विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लाइन के हिसाब से कि भाई सेंटेंस क्या लिखा है, तो उसका मीनिंग जो है काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ एडजस्टेबल ही होगा। तो एक ये भी हो जाता है हमारे पास उसको वोकैबलरी को समझने का। अदरवाइज़ आपको जितना हो सके मैं आपसे कहूँगी रीडिंग कीजिए, जो भी आपके पास ऑलरो मुझे पता है सिलेबस आपका काफ़ी वास्ट है, लॉ के सब्जेक्ट्स भी है, सब कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए, बट जो भी आपको फ्री टाइम मिलता है थोड़ा सा रीडिंग बढ़ा दीजिए उसके लिए, है ना। कुछ नॉर्मल बुक्स वर्ड जो रीडिंग की बुक्स होती हैं उनको पढ़ा कीजिए कभी कभार, तो क्या होता है कि वो वर्ड्स दिमाग में ब्रेन में सबकॉन्शियसली सेव हो जाते हैं। अदरवाइज बिल्कुल एंड में पढ़ना वो गलत हो जाता है। फाइन, चलिए अब मैं ये देखती हूँ कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने पहले आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट्स आप लोगों के लिए इनफ होंगे। समझिए उस पैराग्राफ को, उसकी मीनिंग समझिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर शो करूँगी, ठीक है, एंड देन यू हैव टू फिगर आउट द आंसर्स की क्या आंसर्स उसके बन के आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपने अगर आंसर्स सही दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो क्या प्रॉब्लम आपने फेस की वाइल रीडिंग एनी पैराग्राफ। कोई भी पैसेज को रीड करते वक्त आपने क्या प्रॉब्लम से फेस की, ये मुझे ज़रूर बताइएगा इस पैराग्राफ प्रैक्टिस के बाद। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको एडमिनिस्ट्रेटर जो कृष्णा सर हैं उनसे बात करके पता करना होगा, ठीक है। चलिए आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वेरी फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये रहा। इसको पढ़िए, टेक योर टाइम, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। आप सभी इसको पढ़िए आराम से, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास होंगे। इसको पढ़िए, समझिए, देन आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चंस। गो अहेड। जो भी वर्ड आपको नहीं समझ में आए, मार्क इट आउट, याद रखिएगा, मुझसे पूछ लीजिएगा। आप मैसेज में मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैम इस वर्ड का मीनिंग बता दीजिए, आई विल लेट यू नो। बहुत छोटा सा सिंपल सा पैराग्राफ है, अभी इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं बढ़ाया है मैंने, बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट क्लास, तो मैंने कहा कि थोड़ा सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट करते हैं। पढ़ लिया मैम। ओके, डन रीडिंग, फेयर इनफ। आई गेस मैंने आप सभी को बताया, थोड़ा सा मैसेज में लिखा कीजिए, है ना, आई हैव बीन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ठीक है। फाइन, एक बार मैं इसको रीड आउट कर देती हूँ आप सभी के लिए जिनको प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई प्रॉब्लम रही हो तो। क्लाइमेट चेंज इज़ नो लॉन्गर अ डिस्टेंट थ्रेट, इट इज़ हैपनिंग नाउ, affecting communities all around the world. Rising sea levels, extreme weathers events and shifting rainfall patterns
are all consequences of global warming. The primary cause of this warming is the increase in greenhouse gases, especially carbon dioxide, due to human activities like burning fossil fuels and deforestation. To address this, global cooperation is essential. Countries must not only reduce emission but also support one another in adapting to the unavoidable effects of climate change. बहुत सिंपल सा पैराग्राफ था. इट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट एंड हाउ इट इज़ इफेक्टिंग. चलिए, ये आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3. आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं तीनों के. सिर्फ मुझे आंसर्स में आप मैसेज बॉक्स में आंसर्स लिख के भेजिएगा. फर्स्ट आंसर ABC जो भी है, सेकंड ABC जो भी है, थर्ड ABC जो भी है. ठीक है. सो गो अहेड, ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो. एक सजेशन आप सभी को दूंगी व्हाइल यू आर राइटिंग डाउन द आंसर्स. क्वेश्चन का रिलेवेंस सिर्फ पैराग्राफ से देखिएगा, नॉट फ्रॉम योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. जो पैराग्राफ में लिखा है वही आंसर को रिलेट कीजिएगा और कोई आंसर मत सोचिएगा अपने मन से. ओके, आंसर्स आर नाउ कमिंग टू इट्स मी. ठीक है, फेयर इनफ. मैथिली फर्स्ट आंसर चेक कीजिए, सेकंड इज करेक्ट. प्रिंस अपना सेकंड एंड थर्ड आंसर चेक कीजिए बेटा. फर्स्ट इज करेक्ट. यस, मैथिली का थर्ड आंसर सही है. अर्शजोत, यस, आपके तीनों आंसर सही हैं बेटा. मैम, दोज हु लेफ्ट रिसेंटली, क्या ये सेंटेंस है, क्वेश्चन है, क्या कहना चाहते हैं बादल जी, आप मुझे बताइएगा. फाइन. अनीश, आपके सारे आंसर सही हैं. उमेश, आपके भी आंसर सही हैं. आई वांट रेड. ओके फाइन, यू जॉइन लेट. फाइन, व्हाट यू आर सेइंग. लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट मैसेज. फाइन. श्रुति, आपके भी आंसर सही हैं. शालिनी, फर्स्ट आंसर आपका सही है. ओके, मैथिली, आपका भी फर्स्ट आंसर सही है. अब हर्षवर्धन, बिल्कुल सही आंसर है. सेकंड शालिनी, बिल्कुल सही आंसर है आपका सेकंड. ठीक है. सो द आंसर वी आर लुकिंग फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज के अकॉर्डिंग. भाई मेन कॉज क्या है? नेचुरल डिजास्टर्स, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसल फ्यूल बर्निंग, वोल्केनिक इरप्शंस, चेंजेस इन ओशन करेंट्स. सिंपल सा आंसर था बी, डिफॉरेस्टेशन एंड फॉसल फ्यूल बर्निंग. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशन. ये चीज़ हमेशा परेशान करती है स्टूडेंट्स को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंशनड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज. बहुत सारी चीज़ें मैंशन हैं, क्या मैंशन नहीं है इस पैराग्राफ में? कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट है वो किस चीज़ का? क्लाइमेट चेंज का. भाई यहाँ पे इस पैराग्राफ की तरफ अगर हम वापस जाते हैं तो क्या क्या जो है रिजल्ट है पैराग्राफ क्लाइमेट चेंज का? राइजिंग सी लेवल, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स. ठीक है, ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं. जो मेंशन नहीं किया है कौन सा है? राइजिंग सी लेवल मेंशन है ऑलरेडी. मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, ये नहीं मेंशन है. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये भी मेंशन है. शिफ्टिंग रेनफॉल पैटर्न्स, ये भी मेंशन है. तो इसका भी आंसर आपका क्या हो रहा है? बी. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज असेंशियल टू टैकल क्लाइमेट चेंज. पैसेज के अकॉर्डिंग क्या सही है क्लाइमेट चेंज के लिए? प्लांटिंग मोर ट्रीज लोकली, ये भी सही है, लेकिन
पैसेज के अनुसार नहीं है। बैनिंग फॉसिल फ्यूल्स कम्प्लीटली, वो भी सही है लेकिन पैसेज के अनुसार सही नहीं है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये ज़रूर मेंशन था हमारे पैसेज में। बिल्डिंग डैम्स एंड रिजर्वायर्स, ये भी सही है लेकिन मेंशन नहीं है हमारे पैसेज में, तो इसका आंसर होगा सी। सिर्फ पैसेज को ध्यान रखते हुए ही हमें आंसर को फ्रेम करना है, आंसर को सिलेक्ट करना है। ऑल्दो आप सभी के पास एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, ये बात मैं बिल्कुल मानती हूँ, मगर इस समय हमें उसे अवॉइड करते हुए सिर्फ पैसेज पे ध्यान देना है। फाइन, सेकेंड पैसेज, स्टार्ट रीडिंग इट आउट। जल्दी से रीड आउट कीजिए एंड लेट मी नो, देन आई विल चेंज द स्लाइड। ओके फाइन, आपने पढ़ लिया है। जस्ट गिव मी टू मोर मिनट्स, बाकी सभी स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ लें। फाइन, आई होप आप सभी ने इसको रीड आउट कर लिया हो। आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड नाउ। फाइन, सो दीज आर योर क्वेश्चंस 1, 2 and 3। फेयर इनफ। चलिए स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस एंड प्रोवाइड मी द आंसर्स एज सुन एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके इनके आंसर्स को मुझे भेजिए। Okay, I am receiving the answers. Very nice. यश, काइंडली चेक योर फर्स्ट आंसर। अनीश, आपके तीनों आंसर सही हैं। मैथिली, योर्स और आंसर्स आर करेक्ट, ठीक है। श्रुति, आपके भी आंसर्स सही है। प्रिंस, आपके आंसर्स भी सही हैं। अर्शुत, उमेश, हर्ष, यश, शालिनी, आपका फर्स्ट आंसर सही है। यश बिल्कुल सही है। अब आपका फर्स्ट आंसर सही है। आप सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। फाइन, ये जो हमारा पैसेज था ये एजुकेशन बेस्ड पैसेज था और हम उसमें मॉडर्न स्कूलिंग एंड टेक्नोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे कि हाउ पीपल आर स्टिल बीइंग
डिस्क्रिमिनेटेड एंड जो उनको फेस करना पड़ रहा है कि चिल्ड्रंस को रूरल इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फेस करने पड़ रहे हैं, लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन देखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या था, व्हाट कॉन्ट्रास्ट इज हाईलाइटेड इन द पैसेज। भाई किस चीज़ में डिफरेंशिएट किया गया है इस पैसेज में। रूरल, फर्स्ट इज रूरल वर्सेस अर्बन चिल्ड्रन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, इसका मेंशन ही नहीं है तो ये आंसर वैसे ही गलत हो जाता है। पास्ट वर्सेस प्रेजेंट एक्सेस टू एजुकेशन, यस ये मेंशन ज़रूर किया गया है। टेक्नोलॉजी वर्सेस ट्रेडिशनल स्कूलिंग किया तो गया है मगर हाईलाइट नहीं किया गया है। वेल्दी वर्सेस मिडिल क्लास स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये भी है मेंशन लेकिन उतना नहीं है। मोस्ट रेलेवेंट आंसर इसका है बी, दैट इज पास्ट वर्सेस प्रेजेंट एक्सेस टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज स्टिल अ चैलेंज इन एजुकेशन। भाई क्या चैलेंज है आज की एजुकेशन में पैसेज के अनुसार। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पुअर एरियाज, स्टूडेंट डिसिप्लिन, हाई ट्यूशन फीस इन प्राइवेट स्कूल, ये तो मेंशन ही नहीं था। स्टूडेंट डिसिप्लिन भी मेंशन नहीं था। हाँ, बी आंसर जो है वो आपका ऑप्शन जो है वो मेंशन था, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन पुअर एरियाज। द टोन ऑफ द पैसेज इज, अब यहाँ पे मज़ा आता है भाई क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है टोन समझने में गलती कर देता है। जो पैसेज की जो सेंटिमेंटल वैल्यू है वो कैसी है, वो टोन कैसी जा रही है। ह्यूमरस, क्या उसमें कुछ मजाक था, कुछ जोक्स थे, नहीं थे। पैसिमिस्टिक, बिल्कुल ही नेगेटिव अप्रोच की तरफ चला गया है, वो बिल्कुल सब कुछ नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है। ऑप्टिमिस्टिक येट रियलिस्टिक, दैट मीन्स कि भाई पॉजिटिव भी है और रियलिटी को शो कर रहा है। एंड लास्ट वन इज एग्रेसिव, दैट मीन्स एग्रेसिव टोन की तरफ है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो एक्शंस की तरफ बात कर रहा है विच आर इम्पैक्टिंग इन नेगेटिव फॉर्म। तो एग्रेसिव भी नहीं है, पेसिमिस्टिक भी नहीं है और ह्यूमरस तो है ही नहीं, इट इज़ ऑप्टिमिस्टिक एज वेल एज रियलिस्टिक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। देखिए अभी तक आपने ऑलरेडी आपके आंसर सही जा रहे हैं, आई एम होपिंग कि आपको समझ में भी आ रहे होंगे। मैं लेवल ऑफ जो पैसेज है वो नेक्स्ट क्लास में डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये बेसिक क्लास है, हमारी फर्स्ट क्लास है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रख रही हूँ मैं कि आपको एक मतलब स्टार्टिंग जो हो हमारी बहुत स्मूथ से हो एंड देन वी विल मूव टू द हायर लेवल। फाइन, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो आप सभी को कि भाई मैम ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा है या ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, फील फ्री टू आस्क, टाइप कर दीजिए एंड आई विल लेट यू नो। अंजलि का कहना है वॉइस इज़ टू लो। बेटा आई एम टॉकिंग एट माई हाई स्पीड, ऐसा कुछ है नहीं, माई माइक इज़ ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली। ट्राई टू इंक्रीज योर वॉइस और मे बी ड्यू टू नेटवर्क कनेक्शन ये हो सकता है। टोन्स के बारे में बता दीजिए, स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए टोन ऑफ द पैसेज इज़ कहीं ना कहीं जो हमारा पैसेज है वो उसकी सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है, किस सेंटिमेंट की तरफ जा रहा है, खुशी की तरफ जा रहा है, दुख की तरफ जा रहा है, कहीं पे सोशल प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, अगर कोई पैसेज है सोशल प्रॉब्लम्स पे होगा तो कहीं ना कहीं उसमें एक जो सैडनेस होगी वो दिखेगी, आपकी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स दिखेंगी, सैडनेस दिखेगी, तो वो टोन कहलाएगी उस सेंटेंस, उस पैराग्राफ की जो सेंटिमेंट होंगे, ध्यान रखिएगा जो इमोशंस होंगे उस पैराग्राफ के, वही उसकी टोन होंगे। अगर इसमें ऑप्टिमिस्टिक और रियलिस्टिक की बात करें तो दैट मीन्स वो रियलिटी की बात कर रहे हैं कि आज ऐसा हो रहा है और पहले भी ऐसा हुआ था, तो वो रियलिटी है, फैक्ट्स है, सही बात है। तो इस तरीके की टोन होती है। कुछ हम कभी कभार ऐसे पैराग्राफ्स भी आते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा लाइट इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, वो ह्यूमरस इन नेचर होते हैं, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ जोकिंग पैटर्न दिखेगा आपको, कहीं ना कुछ हल्का सा मजाक दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा टिकलिश सा दिखेगा। हाँ, अगर हम फाइटिंग वॉर्स की बात करेंगे तो वो एग्रेसिव टोन पे चली जाएगी। क्यों, हम एक्शंस की बात कर रहे हैं, वो एक्शंस जो कि कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल हैं, तो वो एग्रेसिव टोन हो जाएगी, है ना। एंड पेसिमिस्टिक मैंने आपको बता ही दिया, सैड टोन के बारे में बात हो जाएगी। बेटा आई कैन नॉट चेंज इट इन अ रनिंग क्लास। सी डोंट वरी, दीज ऑल क्लासेस आर बीइंग रिकॉर्डेड, आपको सेंड कर दिया जाएगा, डोंट वरी। सो इफ़ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द क्लास, आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी आप उसमें आराम से उसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज मैं आपको दे रही हूँ, गो हेड स्टार्ट रीडिंग इट, समझिए इसको और मुझे बताइए। कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको नहीं आता है समझ में, फील फ्री टू आस्क, बिल्कुल अपने अंदर ऐसा बिल्कुल भी मत रखिएगा कि आप मैम सबके सामने पूछना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी।
Once you finish the reading part, just let me know in the message box that ma'am I have done reading. Okay, have patience, Umesh. I guess the paragraph is itself quite easy, बहुत easy है, ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे ऐसा कोई वर्ड नहीं दिखा जो आपको प्रॉब्लम दे, बट स्टिल कोई भी वर्ड एंड लाइन में आपको प्रॉब्लम हो, गो अहेड एंड आस्क, फाइन. चलिए, आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट. गो अहेड. Fine, students are replying to the answer. Yes. पराक्रम, आपका आंसर सही है. उमेश, सेम गोज फॉर यू. जस्ट अ सेकेंड. उमेश, चेक योर फर्स्ट आंसर बेटा. फर्स्ट आंसर इज़ नॉट करेक्ट. पलक ने मुझे फिल इन द ब्लैंक्स ही भेज दिया है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़. यश के दोनों आंसर सही हैं. इशिका, आप भी सही हैं. श्रुति, फर्स्ट आंसर बेटा चेक कीजिए. जस्ट ये देखा कीजिए कि पैसेज के हिसाब से क्या है. इशिका, आप भी सही हैं. एंड प्रिंस, आप भी सही हैं. हर्षवर्धन, आप भी सही हैं. अनीश, फर्स्ट आंसर चेक कीजिए अपना. शालिनी, आप सही हैं. मैथिली, आप भी सही हैं. पलक, सेम गोज फॉर यू, आप भी सही हैं. आशना, अर्शजोत, बिल्कुल सही हैं आप. साक्षी, आप भी सही हैं. शालिनी, आप भी सही हैं. ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इसको. फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट पीपल हु बिलीव दे आर गुड एट मल्टीटास्किंग. क्या समझा जा सकता है उन लोगों के बारे में जो मल्टीटास्किंग में अच्छे होते हैं, जो ऐसा विश्वास मानते हैं कि वो मल्टीटास्किंग में अच्छे हैं. पैसेज क्या कह रहा है? Many studies have shown that multitasking reduces efficiency and increases error, while some people believe that they are more productive when juggling multiple tasks. Research consistently proves otherwise. यहाँ हमारा आंसर छुपा हुआ है. हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? They are more productive than others. They are unaware of how multitasking affects the performance. They prefer single tasking. They rely heavily on machines. ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं है. इन दोनों आंसर में आप सभी को कन्फ्यूजन है, कुछ बच्चों को. दे आर मोर प्रोडक्टिव दैन अदर्स, ये सोच हो सकती है. सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? दे आर अनअवेयर ऑफ हाउ मल्टीटास्किंग अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस. भाई कैसे मल्टीटास्किंग अफेक्ट कर रही है उनकी परफॉर्मेंस को, ये उनको पता ही नहीं है. While some people believe that they are more productive when juggling multiple tasks, research consistently proves otherwise. That means उनका जो विश्वास है
वो सही नहीं है, कहीं ना कहीं उनकी जो मल्टीटास्किंग है उन पे इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये आंसर इन्फर कहता है। देखिए, दो टाइप के कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस होते हैं, एक इन्फरेंस वाले होते हैं और एक जो होते हैं रिजल्ट बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट आंसर्स उसमें आपको मिल जाते हैं। कुछ ऐसे ये जो पैसेजेस होते हैं, अभी आज तो शुरुआत थी हमारी क्लास की, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं बढ़ाऊँगी पैसेजेस को। सिनेरियो क्या रहेगा, इन्फरेंस वाले जो ये पैसेजेस होते हैं ना, उनके साथ बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना हमें आंसर खुद से इन्फर करना पड़ता है। मीनिंग दिया होगा, लेकिन उस मीनिंग को समझ के, उस सेंटेंस, उस लाइन को समझ के फिर आपको आंसर इसमें से सही से निकालना होगा। दोनों ही पॉइंट सही थे, लेकिन जो मोस्ट करेक्टेड वन आंसर था वो सिर्फ ये है, बी। दे आर अनअवेयर ऑफ हाउ मल्टीटास्किंग अफेक्ट द परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑथर मोस्ट लाइकली बिलीव दैट मल्टीटास्किंग, ऑथर क्या कहना चाह रहा है भाई, मल्टीटास्किंग से क्या उसका विश्वास है उस पर, शुड बी इनकरेज एट वर्क्स ओनली इन क्रिएटिव फील्ड्स, इज हार्मफुल टू एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी, हेल्प पीपल विथ स्ट्रॉन्गर ब्रेन। देखिए, फर्स्ट ही लाइन में उसने बता दिया है कि भाई मैनी स्टडीज हैव शोन दैट मल्टीटास्किंग रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेस एरर्स। यहाँ उसने ऑलरेडी वो आंसर मेंशन कर दिया है। सो द आंसर वुड बी फिर C is harmful to efficiency and accuracy. ओके, एक बार और समझाने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड, क्या समझ के निकाला जा सकता है उन लोगों के बारे में जो विश्वास मानते हैं दे आर गुड एट मल्टीटास्किंग, कि वो एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन दो ही अवेलेबल है, ये दोनों आंसर तो मेंशन ही नहीं है, तो ये अपने आप कट गए। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टार्टिंग टू है वो ही थोड़े वैलिड लगते हैं। दे आर मोर प्रोडक्टिव देन अदर्स, ये सोच हो सकती है, ये समझा जा सकता है कि भाई जो मल्टीटास्किंग करते हैं वो लोगों औरों से ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर अनअवेयर, उन्हें पता नहीं होता कि किस तरीके से मल्टीटास्किंग जो है उनकी परफॉर्मेंस पे असर कर रही है, ये उन्हें पता ही नहीं होता। दैट मीन्स कहीं ना कहीं नेगेटिव में वो मल्टीटास्किंग उनकी परफॉर्मेंस पे असर कर रही है, ये हमने समझा इस पॉइंट से। अब हम अपना सेंटेंस, अपना पैराग्राफ देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। मैनी स्टडीज हैव शोन दैट मल्टीटास्किंग रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड इंक्रीजेस एरर। ये ऑथर का अपने आप में ही सोचना है कि भाई बहुत सारी स्टडीज़ के बारे में बात से पता चला है कि भाई एफिशिएंसी और एरर्स मतलब एफिशिएंसी कम हो जाती है, एरर्स बढ़ जाते हैं जब हम एक साथ कई सारे काम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं। सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, दैट वाइल सम पीपल बिलीव, कुछ लोग ये विश्वास मानते हैं, दे आर मोर प्रोडक्टिव, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, व्हेन जगलिंग मल्टीपल टास्क, जब वो बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, रिसर्च कंसिस्टेंटली प्रूव्स अदरवाइज। जो आपने ए आंसर लगाया था भाई, वो आपने इस पॉइंट को देखते हुए लगा लिया था, सही बात है, लेकिन जो मोर रेलेवेंट है, क्योंकि इन्फर्ड आंसर बोला है उसने, क्वेश्चन में एक बहुत छोटी सी ट्रिक खेली, वो क्या, उसने एक वर्ड लगा दिया इन्फर्ड। ये इस तरीके के जो पैसेजेस होंगे ये इन्फर्ड पैसेजेस कहलाते हैं। इनमें क्या है, आपको सेंटेंस को देखने के बाद इसका मीनिंग एक अलग से निकालना पड़ता है अपने खुद की सोच से। अभी तक जो सेंटेंसेस हम कर रहे थे, जो पैराग्राफ्स हम कर रहे थे, वो बिल्कुल सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका मीनिंग था, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनके आंसर्स थे। इसीलिए मैंने ये पैराग्राफ सबसे लास्ट में रखा था, मुझे पता था बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि भाई इसमें आपको आंसर इन्फर करके निकालना है कि इससे क्या समझ में आ रहा है। तो पूरा सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कि रिसर्च कंसिस्टेंटली प्रूव्स अदरवाइज, कि भाई इनको पता नहीं है, इनके ये जो मल्टीटास्किंग करते हैं, ढेर सारे काम एक साथ करते हैं, उससे इनके वर्क की एफिशिएंसी कम हो रही है और एरर्स बढ़ रहे हैं। ये मीनिंग निकल के आ रहा है इस सेंटेंस से कि भाई उनका जो मल्टीटास्किंग सोच है वो गलत है, उनको पता भी नहीं चल रहा है कि उनके साथ जो हो रहा है, वो जो कर रहे हैं, जितना भी वो काम कर रहे हैं वो सही नहीं हो रहा। दे आर अनअवेयर ऑफ हाउ मल्टीटास्किंग अफेक्ट्स द परफॉर्मेंस, उनका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो बेकार है, इन्फर्ड वर्ड की वजह से ही पूरा आंसर, वरना अदरवाइज इन्फर्ड वर्ड नहीं होता ना तो आपका आंसर बिल्कुल सही था। इसका आंसर हम 1 ही करते, ए ही करते, मगर सिर्फ ये इन्फर्ड वर्ड की वजह से लगाने की वजह से हमें आंसर को किस तरफ ले जाना होगा, बी पार्ट की तरफ। आई होप मैंने आप लोगों को सही से समझा दिया हो कि हमने इसमें बी क्यों सिलेक्ट किया, ए क्यों नहीं सिलेक्ट किया। ठीक है,
मूविंग ऑन, चलिए आज की हम वोकैब की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी रेडी रहिएगा, मैं वोकैब का मीनिंग आपको और सिनोनिम दूंगी। सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, जो भी उससे मिलता जुलता वर्ड होगा मैं आपको वो दूंगी। एंटोनिम उसका विलोम शब्द आप मुझे देंगे। चलती हुई क्लास में आपको उस वर्ड्स का एंटोनिम जो है वो मुझे मैसेज बॉक्स में सेंड करना होगा। सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपका अबंडेंट। अबंडेंट का मीनिंग होता है बहुत सारा, प्लेंटीफुल, एम्पल अमाउंट में, बहुत सारी अमाउंट में, क्वांटिटी में अवेलेबल होना किसी चीज़ का, ठीक है। अब इसका एंटोनिम आप बताइए मुझे। शॉर्टेज, स्कार्स, वेरी नाइस, फ्यू मोर, कुछ और भी बताइए। स्कैरसिटी, सेम, वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, कहाँ हैं आप सभी? इनसफिशिएंट, स्कैर बिल्कुल सही है, गुड। अब हमारे पास कितने सारे एंटोनिम्स हो गए, देखिए शॉर्टेज हो गया, स्कैरसिटी हो गया, स्कैर हो गया, इनसफिशिएंट हो चुका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज कैंडिड। कैंडिड का मीनिंग क्या होगा? फ्रैंक, ऑनेस्ट, बोल्ड, बिल्कुल जो जैसा है, मतलब सामने को दिखना, दैट इज कैंडिड। कई बार हमने फोटोग्राफी के लिए ये वर्ड यूज़ किया है, कैंडिड फोटोग्राफी, ठीक है। अब इसका एंटोनिम दीजिए मुझे जल्दी से। फ्रॉड, डिसऑनेस्ट, ब्लर, बायस्ड, डिसऑनेस्ट, वेरी नाइस। गुड। इनसिंसियर, वेरी नाइस, बहुत अच्छा वर्ड। देखिए मैं जो वर्ड्स और वोकैब आपको दे रही हूँ ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन में आपके पास पहुँचेगी, बट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज दैट एक जो कॉपी है वो मेंटेन रखिएगा। डेली की वर्ड्स जो वोकैब मैं आपको लिखा रही हूँ वो लिखेंगे आप, उसके साथ उसके एंटोनिम एंड सिनोनिम्स भी लिखेंगे, ठीक है। सो इट्स नॉट लाइक कि मैंने आपको दिखा दिया आपने देख लिया, बिकॉज अगर राइटिंग में नहीं होगा, ट्रस्ट मी, आपका ब्रेन उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये रिकॉर्डिंग आप पे पहुंच जाएगी, लेकिन जो ब्रेन में रिकॉर्ड होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। सो इट्स बेटर आप एक कॉपी मेंटेन करें, उसमें वोकैबलरी को लिखें डेली जो भी मैं आपको लिखाती हूँ, और अभी इडियम्स भी आएंगे, फ्रेजेस भी आएंगे, वो सब आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पहुँचेगा आपके पास रिकॉर्डिंग, बट डोंट टोटली रिलाई ऑन दैट, भाई उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपके ब्रेन में रिकॉर्डिंग चाहिए, वो ज़रूरी है, ठीक है। डिसऑनेस्ट, जैसे अनट्रूथफुल, डिसीटफुल, फ्रॉड, बिल्कुल सही है। ये सारे जो एंटोनिम्स हैं वो बहुत सही हैं। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। डिसीव, मिसलीड करना, बिट्रे करना, धोखा देना, गलत राह पे ले जाना, मिसलीड कर देना, डिसीव कर देना, ये एक ही मीनिंग है। अच्छा, अब इसके मुझे जो एंटोनिम है उससे पहले अब मुझे इसके कुछ और सिनोनिम दीजिए, मतलब सेम मीनिंग वाले वर्ड्स। जैसे एक मिसलीड हो गया, एक बिट्रे हो गया, और डिसीव के सिनोनिम्स दीजिए पहले मुझे। सिनोनिम बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा। चीट, बिल्कुल सही यश। फ्रॉड, बिल्कुल सही। ट्रिक, डिल्यूड, मिसलीड, गुड। चीट, हाँ सही है, फाइन, काफ़ी अच्छे वर्ड्स आप लोगों ने दिए। ट्रिक एंड डिल्यूड इज ऑल्सो गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसके एंटोनिम्स दीजिए मुझे। सोलफुल, प्योर, ऑनेस्ट, ठीक है, और बताइए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होगा, आपको ऐसे पैराग्राफ्स भी मिलेंगे जिसमें सिर्फ एक वर्ड का उन्होंने रिप्लेसमेंट पूछा होगा, ठीक है, और सिनोनिम से ही रिप्लेस करना होगा। सो गो फॉर द क्लोजेस्ट वन। मैं इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि मुझे सबको पता है कि सब गूगल करते हैं, सबको पता है, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको सभी पता होना चाहिए। हमेशा एक दीजिए जो आपको लगे बहुत क्लोजेस्ट है इसके, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि डिसीव से सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट प्योर है, तो प्योर लिखिए, है ना। तो ऑनेस्ट, ट्रस्ट, डिसीव एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट 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 सही है, लेकिन इसको ना एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। एनलाइटन,
ओके, डिसीव, एनलाइटन, सही है। PDF won't be available, you will get the recorded version of the class. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़िए, बेनोवलेंट, काइंड, जेनरस, दयालु। इसका मीनिंग क्या होता है? काइंड, जेनरस, दयालु। सो गो फॉर द एंटोनिम्स, मुझे इसके एंटोनिम्स दीजिए जल्दी से। ओके फाइन। क्वेरल, क्वेरल जो वर्ड है उसको ध्यान रखिए, क्वेरल हमेशा हम झगड़े के लिए यूज़ करते हैं। क्वेरल का मतलब होता है झगड़ा, या फिर आपका जो हम जो कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्वर्सेशन, जिसमें बातचीत में जो है थोड़ा सा झगड़े का आपको सेंस लगता है, दैट इज़ क्वेरल। ठीक है। क्रूअल, बेनोवलेंट, क्रूअल, ठीक है। काइंड से, जेनरस से क्रूअल बन रहा है, ठीक है। क्रूअल है, अनकाइंड भी सही है, सेल्फिश सही है, हार्टलेस, क्रूअल, हार्श, हार्श, जेनरस, काइंड, हार्श, ठीक है। अनकाइंड बिल्कुल सही है, मीन, यस, ठीक है। ग्रीडी एंड सेल्फिश, ग्रीडी, ग्रीडी बिल्कुल सही है, बेनोवलेंट का ग्रीडी हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है, सेल्फिश भी सही है। चलिए फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज डिलीजेंट। डिलीजेंट, डिलीजेंट का मीनिंग क्या होगा? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस, दैट मीन्स मेहनती। सिंपली मीनिंग क्या है? मेहनती। अब इसकी तरफ बढ़िए, मेलवलेंट, मेलिशियस, ये बेनोवलेंट की आप दे रहे होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब आप नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ जाइए, डिलीजेंट। डिलीजेंट हार्ड वर्किंग है, इंडस्ट्रियस है, इसके एंटोनिम दीजिए जल्दी से। लेजी बिल्कुल सही है, इंडोलेंट, ओके, आइडल, यस, स्लगिश, बिल्कुल बहुत अच्छा वर्ड है, स्लगिश, यस। फ्यू मोर, डिलीजेंट के फ्यू मोर एंटोनिम्स। अनफोकस्ड, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियल, अनफोकस्ड, पॉसिबिलिटी है। देखिए इतने मैं आपसे क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स को ऑप्ट करेंगे, तो आपको जो वर्ड एप्ट लगेगा पैराग्राफ वाइज, इसीलिए तभी आप उसको जो है ऐड ऑन कर सकेंगे। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। पैराग्राफ्स, मैं ये वोकेबलरी सिर्फ आपकी वोकैब बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं कर रही हूँ भाई, इससे क्या होगा, कई जगहों पे आपको रिप्लेसमेंट में हेल्प मिलेगी। तो जितने ज़्यादा वर्ड होंगे आपके पास, जितने ज़्यादा मीनिंग होंगे आपके पास, आप उनमें से एप्ट चुन के वहाँ पर लगा सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केयरलेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ पढ़ते हैं, एलिमिनेट। नेक्स्ट वर्ड इज एलिमिनेट। मीनिंग क्या हुआ? रिमूव कर देना, हटा देना, इरेडिकेट कर देना, जड़ से नष्ट कर देना, एलिमिनेट। ठीक है, चलिए इसके एंटोनिम दीजिए। एम्प्लॉय, बिल्कुल सही। थोड़ा और क्लोजेस्ट मीनिंग की तरफ जाइए, एलिमिनेट, एड, सिंपलेस्ट वर्जन, साक्षी, ठीक है। पलक, इंक्लूड, बिल्कुल सही है, इंक्लूड भी बहुत अच्छा वर्ड है, एंटोनिम है। एक्सेप्ट, ठीक है। एडमिट, वेरी नाइस, एडमिट, एडमिट, एलिमिनेट, एडमिट, ओके। कीप, एडमिट, बिल्कुल सही, कीप एंड एडमिट बोथ आर करेक्ट। प्रिजर्व, रिटेन, वेरी नाइस, बहुत अच्छे एंटोनिम्स लेके आ रहे हैं आप लोग। प्रिजर्वेशन, वेरी गुड, ठीक है। आई होप आप सभी ये सारे वर्ड्स को लिखते जा रहे हैं जो मैं आपको मेंशन करती जा रही हूँ। अप्रूवल, वेरी वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, सेवेंथ वर्ड, वोकैब वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ फ्रेजाइल, दैट इज़ डेलिकेट, बहुत कोमल, ब्रेकेबल, जो आसानी से टूट जाए, ठीक है, दैट इज़ फ्रेजाइल। गो अहेड, एंटोनिम्स बताइए जल्दी से फ्रेजाइल के।
Yes, tensile, malleable, okay. Tough, sturdy, very nice. Firm, good. Strong, durable, strong, बिल्कुल. Delicate, tough, hardy, okay. Robust, okay, very nice word. Strong. ये सभी का मीनिंग आपको समझ में आ रहा हो, आई होप. जिसको नहीं आ रहा है प्लीज़ गो अहेड एंड टेल मी. फाइन, ये सभी वर्ड्स बिल्कुल सही थे जो एंटोनिम्स थे फ्रेजाइल के. वेरी नाइस. आगे बढ़ते हैं, हसन की बात करते हैं. हसन की बात करते हैं, हरी और एक्सेलरेट. ठीक है, जल्दबाजी करना या जल्दी से करना या स्पीड को बढ़ा देना, दैट इज़ हसन. अब इसका मुझे आप सिनोनिम दीजिए. ध्यान से सुनिएगा, सिनोनिम बोल रही हूँ हैसन का, HASTEN, हैसन का सिनोनिम, नॉट एंटोनिम. प्रोवाइड मी सिनोनिम्स. सिनोनिम्स दीजिए मुझे इस वर्ड के. हरी, एक्सेलरेट. फ्यूरी, फ्यूरी नहीं, फ्यूरी नहीं होगा. रश, पुश, स्पीड अप, एनकरेज, क्विक, ये बिल्कुल सही सिनोनिम्स हैं. फास्ट, अर्ज, अर्ज भी, अर्ज, 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 अर्ज को भी अवॉइड कीजिए. ये बहुत ही दूर का कज़न है इसका, ये इसको मत यूज़ कीजिए. एक्सेलरेट, क्विकन, ठीक है. फैसिलिटेट, फैसिलिटेट करना, हसन, ओके. बोल्ट, डैश, गुड, वेरी नाइस. ये सारे सिनोनिम्स अच्छे थे. चलिए आगे बढ़िए, इसके एंटोनिम्स दीजिए. हैसन एंटोनिम्स, विलोम शब्द चाहिए मुझे. डिले, गुड पलक. स्लो डाउन, पॉज, पोस्टपोन, विदहोल्ड, स्लो, ब्रेक, ड्रैग, ड्रैग, ठीक है सही है. ड्रैग, पॉज, साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस डिस्टेंट कज़न होगा हैसन का. ट्राई टू अवॉइड. इम्पीड, स्लो, ठीक है. लिंगर, सही है पलक. रिस्ट्रेन, बिल्कुल सही. चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. फाइन. इम्पेकेबल. इम्पेकेबल का मीनिंग क्या होगा हमारा? फॉल्टलेस, परफेक्ट. इसके सिनोनिम्स दीजिए सबसे पहले तो. हिंडर भी सही था, अलो. फाइन. फॉल्टलेस, परफेक्ट, इसके सिनोनिम्स चाहिए हैं मुझे. सिनोनिम्स, पर्यायवाची. ओके. immaculate, good, correct, precise, precise, good. Few more: impeccable, faultless, perfect, ideal, very nice. Flawless, perfect, it is already mentioned. Faultless, excellent. Superb, okay, nice. चलिए बहुत अच्छे सिनोनिम्स आपने दिए हैं. मूविंग ऑन टू द एंटोनिम्स पार्ट. एंटोनिम्स दीजिए इम्पेकेबल के एंटोनिम्स क्विकली एवरीवन. इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट, फ्लॉड, डिफेक्टिव. ओहो, इट फील्स लाइक यू गाइज वर वेटिंग. बिल्कुल वेट कर रहे थे मैं एंटोनिम्स बोलूँ और आप सब एकदम से बाढ़ सिला दें. चलिए अच्छा है. फॉल्टी, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, बैड, फॉल्टी, केयरलेस. केयरलेस थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. इनोसेंट, इनोसेंट भी अवॉइड कीजिए. फ्लॉड, ब्लेमिश्ड, हाँ बिल्कुल सही. ब्लेमिश्ड बहुत ही अच्छा है वर्ड. चलिए ठीक है. इस वर्ड के भी ही आपने सिनोनिम एंटोनिम्स दोनों ही कर लिए. चलिए 9th 10th वर्ड की तरफ बढ़ते हैं. दैट इज़ लूसिड. क्लियर, अंडरस्टैंडेबल. लूसिड का मीनिंग क्या है? बिल्कुल क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, जो समझ में आ जाए, दैट इज़ लूसिड.
इसके सिनोनिम्स पहले दीजिए मुझे। सिनोनिम फॉर ल्यूसिड, पर्यायवाची, ट्रांसपेरेंट, गुड। अनएम्बिगुअस, बिल्कुल सही। मैडम एंटोनिम्स बोले, मैंने सिनोनिम्स बोला, अभी इसके सिनोनिम ही पूछ रही हूँ। पर्यायवाची, ल्यूसिड के पर्यायवाची सिनोनिम्स, सेम मीनिंग वर्ड्स। ट्रांसपेरेंट इज राइट एंड yes, unambiguous is also right, legible is right, luminous, lucid का luminous को अवॉइड कीजिए। plain, logical, clear, transparent, evident, transparent, evident, glowing, luminous, glowing, इससे आगे बढ़ो। clear, shiny, dazzling, रैशनल, सही है। फ्लैशिंग, कोहेरेंट, ओके फाइन। चलिए एंटोनिम की तरफ बढ़िए। लूसिड एंटोनिम्स, एम्बिगुअस। एंटोनिम्स कहा है श्रुति? वेग, ओके। डिम, डल, अनक्लियर, गुड। इरेशनल, डार्क, सही है। फ्यू मोर, वेग इज करेक्ट। कंफ्यूजिंग, यस बिल्कुल सही। somber, nope, don't go for somber। illegible, confusing, gloomy, okay fine, fair enough। बहुत डस्की, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। चलिए आज की वोकैब आपने लिख ली हो, आई होप। मीनिंग्स लिख लिए हैं आपने, एंटोनिम्स देख लिए हैं और सिनोनिम्स भी देख लिए हैं। इसकी एक कॉपी मेंटेन कीजिएगा। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। आगे दूसरी बात, आज जो हमने पैराग्राफ किए थे देवर जस्ट बेसिक लेवल, थोड़े से अब इससे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगी मैं। एक हायर लेवल के भी पैराग्राफ्स देखेंगे। देखिए उतना हार्ड नहीं आएगा, बट हमें प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट की कंडीशन रेडी रखनी चाहिए कि कोई भी अगर टफ सिचुएशन भी हो तो अभी हम उसे क्लियर कर पाएँ, है ना। तो थोड़ा सा हार्ड भी कल करके देखेंगे। वोकैबलरी के साथ इडियम्स जो है कल मैं वो स्टार्ट कर दूंगी। इट वाज अ फर्स्ट क्लास, तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइटली स्टार्ट करते हैं। आई होप मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया हो। जो भी प्रॉब्लम है इनबॉक्स टेक्स्ट मैसेज में आपको मुझे बता दिया कीजिए। मैम मीनिंग समझ में नहीं आ रहा या काइंडली रिपीट, मैम एक बार और दोहरा दीजिए, जो भी मैटर है, ठीक है। टेंशन मत लीजिएगा। देखिए इसका जो मैटर है ना, सब्जेक्ट मैटर जो हमारा सिलेबस है वो बहुत ही सिंप्लीफाइड है, बट जस्ट उसको क्या है ना, एक प्रॉपर पैटर्न में समझेंगे आप तो वो इजीली आप ग्रेस्प कर लेंगे। लेकिन हाँ, रैंडमाइजेशन से पढ़ेंगे कि आज ये पढ़ लिया कल वो पढ़ लिया बात खत्म हो गई, नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी मांगेगा ना वो। तो इसीलिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस भी करा रही हूँ, चीज़ों को समझाती भी जा रही हूँ। आई होप मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। रिकॉर्डेड वर्जन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। एनी डाउट्स प्लीज़ जस्ट मैसेज मी इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम्स। मैडम में कितना मार्क्स का लिस्ट आते हैं? देखिए वो, हाँ मैं आपको सब्जेक्ट पैटर्न जो है वो सब्जेक्ट पैटर्न कह रही हूँ। देखिए ऐसा मेंशन तो नहीं है, मैंने कई जगहों पे पढ़ के देखा है इसको, लेकिन मैं आपको इसका कल जो ब्लूप्रिंट है वो क्लियर कर दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ स्टूडेंट का और क्वेश्चन आया है मेरे पास अबाउट इंग्लिश ग्रामर एंड ऑल, उसको लिए मैं आपको कृष्णा सर से कंसल्ट करके ही बता पाऊँगी बेटा, ठीक है। तो जस्ट मैडम एक बार एनालिसिस कर लिया जाएगा कि क्या क्या ज़्यादा